दोस्तों, अब आपके सामने हम चौथा वीडियो लेके आए हैं कक्षा 10 का मैथ का। ठीक है, तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 जो है उसका एक एक सवाल हल करेंगे हम, और आप यहाँ पे देखेंगे इसको और समझेंगे, और समझाने के लिए हम अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे कि ये किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है प्रश्नावली 1.2 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनका जो स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में एक एक करके व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये लिखा है आपका 140, फैक्टर करेंगे इसके। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसी तरीके से फिर किससे जाएगा? 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं 35। उसके बाद 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन से हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही क्या होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से बात करेंगे हम सेकंड नंबर सवाल की। क्या दिया है? 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 हमने लिख लिया, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले लास्ट वाली संख्या 6 है, सम है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 निम 18। फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब कितने से जाएगा? 13 से, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकन 13। इसी तरीके से क्या होगा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? डैश करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितने? 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे 38, 25। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले ये कटेगा हमारा 3 से। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर कटेगा ये 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35। फिर 17 से जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अब हम बात करेंगे इसके 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड। 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हो गए। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिख दिया इसको। इसी तरीके से अगले की बात करेंगे हम। तो चौथा जो है 5005 लिखा है और इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले ये कितने से जाएगा? 5 से ही काटते हैं इसको। तो 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 0 0 1। अब 1001 कैसे कटेगा भाई? तो 3 से 7 से कटेगा। 7 एकन 7, कितने बच गए? 3 और 7 चौके 28, 7 तिया 21 कट जाएगा भाई। तो 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 3 बच गए, इधर 30 हो गए, 7 चौके 28 और 7 तिया 21 कट गया 7 3 से। अब 7 से इसके बाद कितने से जाएगा ये? ये कटेगा 11 एकन 11, 11 तिया 33, 11 से कट जाएगा। अरे 11 से कटेगा तो 11 एकन 11 और 11 तिया 33। अब बचे 13, तो 13 एकन 13। तो यहाँ पे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया है। लास्ट सवाल हमारा 5वां है
74 29 देखेंगे तो सीधा सीधा ये 3 से ये जाएगा नहीं, 3 से नहीं जा रहा, ये 5 से नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। अब ये कटेगा 17 से काट के देखते हैं। 17 चौके 68 और बच गए हमारे 2 और 4 6 यानी 62 हो गए। और 17 तिया 51 और 51 और ये 12 11 17 सत्ते 119 कट गया भैया 17 से। इसके बाद कितने से जाएगा? 17 के बाद शायद ये 19 से कटेगा, तो 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57 और उसके बाद 23 से जाएगा, 23 एकन 23। तो यहाँ पे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे 17 × 19 × 23। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे 74 29 का हो गया गुणनफल और ये हमारा 5005 का हो गया गुणनफल और ये हमारा 38 25 का गुणनफल हो गया और ये हमारा 156 का हो गया और ये हमारा 140 का। ये हमारे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में सभी सवाल आपके सामने हल हो चुके हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 2। क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनके HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि उन संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले पहला सवाल है, इसको देखेंगे और इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसका HCF निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 28 और ये यहाँ पे 91। ठीक है, तो 2 से 28 कट जाएगा कितने बार? 14 बार। 2 एकन 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 सत्ते 14 और 7 से कट जाएगा 7 एकन 7। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे इसको काटेंगे तो 13 सत्ते 91 यानी 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7 और 7 तिया 21 और 13 एकन 13। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हमें क्या करना है? HCF निकालना। तो HCF क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और इसी तरीके से 91 इसका भी कितना हो जाएगा? 7 × 13। तो दोनों का HCF देखेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है इसमें वो 7 है। ये 7 यहाँ पे और ये 7 यहाँ पे, ये दोनों कॉमन हैं। अब इस यही क्या कहलाता है? इसका मासा कहलाता है, HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो ये इसका क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम LCM की। तो LCM क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम LCM भी इसी से निकाल देंगे। तो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि ये जो कॉमन है उसको भी ले लेते हैं इसमें और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 × 7 × 13। ये पूरा जो वैल्यू है ये हमारा क्या कहलाएगा? LCM कहलाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो आगे क्या है? 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 × 13, 13 अट्ठे, तो 13 अट्ठे 104 का 0 हासिल 10, 13 दूनी 26, 10 36। ये हो गया हमारा 364, इसका LCM हो गया। तो LCM ये हो गया, HCF ये हो गया। अब हमसे कह क्या रहा है को तथा इसकी जांच कीजिए कि उन संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला भी होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दें और HCF का LCM से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये जांच हो जाएगी कि जो पहली संख्या का गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखेंगे पहली संख्या क्या है हमारी? 28 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी? 91 है। तो बराबर HCF कितना निकल के आया हमारा? 7 निकल के आया है और LCM कितना निकल के आया है? 364 निकल के आया है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28
और 7 छिक्के 42 और 2 44 के 4 हासिल 4 7 तिया 21 और 4 25। और यहाँ पे भी 28 का 91 में गुणा करेंगे तो 28 इंटू 91 8 एकन 8 8 निम 72 और 2 एकन 2 और 2 निम 18 8 4 5 25 48। तो ये भी कितना आ रहा है 25 48 ही आ रहा है। तो दोनों क्या हो गई, ये यहाँ पे जांच हो गई या सत्यापित हो गया, ये क्या हो गया सत्यापित है। ठीक है कि दोनों की वैल्यू क्या है समान है। तो इसी तरीके से जस्ट इसी तरीके से अगला सवाल भी हम करेंगे। ठीक है चलो देखते हैं, आगे देखते हैं हम 510 और 92 का। ठीक है तो जस्ट बिल्कुल ऐसे ही इसको करेंगे। क्या हो जाएगा, इसके भी फैक्टर निकालते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 92 और यहाँ पे 510। प्रोसेस वही रहेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, 2 से फिर काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 फिर 23 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी दूसरी नंबर से नहीं कटेगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 3 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा 5 एकन 5 5 सत्ते 35 और अब 17 से जाएगा तो 17 एकन 17। ठीक है तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 92 लिखा है हमने और 92 के अभाज्य गुणनफल क्या हो गए 2 गुणा 23। और इसी तरीके से 510 के जो गुणनखंड हुए हैं अभाज्य गुणनखंड जिनको बोलते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो सबसे पहले HCF निकाल लें, इसका कॉमन फैक्टर निकाल लें। क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन है बस। तो इसका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बात समझ में आ रही है। तो HCF इसका हो गया 2। और अगर LCM की बात करें तो LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है तो 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है यानी 2 कॉमन वाला भी आ गया और जो बिना कॉमन वाला था वो भी आ गया, 3 आ गया 5 आ गया 17 और 23 आ गए। तो इसका LCM जो होगा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 या 15 दूनी 30 30 दूनी 60 और 17 छिक्का 102 यानी कि ये हो गया 60 × 17 × 23। तो 6 तिया 18 के 8 और 6 दूनी 12 और 1 13 138 यानी 1380 इंटू 17 17 जीरो का 0 17 अट्ठे 156 17 अट्ठे 136 के 6 हासिल 13 और 17 तिया 51 और 13 64 के 4 हासिल 6 17 एकम 17 6 33 17 6 23। तो LCM जो है इसका बहुत बड़ी वैल्यू आई है, ये हो जाएगा। अब वही सत्यता की जांच, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे हम, पहली संख्या कितनी है 92 × 510 इज इक्वल किसके हो जाएगा, HCF कितना निकल गया है 2, LCM कितना निकल गया है 23 4 6 0। मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं इधर। तो 510 में हम 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 का 0 2 एकन 2 2 पंजे 10 9 0 का 0 9 एकन 9 9 पंजे 45। ये हो जाएगा 2 0 2 9 6 4। तो कितना हो जाएगा 46 920। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 का 0 2 6 12 के 2 2 चौके 8 और 1 9 और 2 23 दूनी 46। दोनों इक्वल आ रहे हैं, अर्थात ये सत्यापित हो गया, इसकी जांच हो गई कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी सवाल आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। ठीक है तो अगले सवाल की बात करेंगे 336। प्रोसेस वही रहेगा, सवाल आगे 64 के फैक्टर करेंगे हम और 336 के भी फैक्टर हम इसी तरीके से करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2
तिया 6, 32 दूनी 64 हो जाएगा 2, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। ठीक है, इसी तरीके से 336 के करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से फिर कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर कटेगा और 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। तो 64 के जो फैक्टर हैं अभाज्य गुणनखंड हैं, प्राइम फैक्टर जो हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 का गुणा 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 और 1 6 बार। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 336 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। HCF जो निकल के आएगा, एक कॉमन हो गया, दूसरा जोड़ा कॉमन हो जाएगा, तीसरा जोड़ा कॉमन हो जाएगा और चौथा जोड़ा कॉमन हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। HCF कितना हो जाएगा इसका? 16 हो जाएगा। HCF जो है वो 16 हो जाएगा, यानी कि ये। इसके बाद LCM निकालेंगे तो LCM कितना हो जाएगा? जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 7 या 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, 168 दूनी 336, 336 दूनी 336 इंटू 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा LCM? 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 और 4 तिया 12 और 1 13, 1344 इसका LCM हो जाएगा। तो वही सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे? पहली संख्या कितनी है? 64 इंटू 336 बराबर कितने के होना चाहिए? LCM 16 इंटू 13 44। ठीक है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 चौके 64 और 6 70 का 0 हासिल 7, 16 तिया 48 और 7 55 के 5 हासिल 5, 16 एकन 16 और 5 21। इतना ही इसका आया है और इतना ही इसका आएगा। तो यही क्या है? आपका सत्यापित हो चुका है। ये सत्यापित है, प्रूव्ड है। अर्थात कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड आपको बता चुके हैं, फिर दोबारा से एक बार कर देते हैं इसको। तो 12 सबसे पहला सवाल जो है, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, गड़बड़ कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 के फैक्टर कर देंगे, 15 के फैक्टर कर देंगे और 21 के भी फैक्टर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे इसको सबसे पहले तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकन 3। इसी तरीके से 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। इसी तरीके से 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। ये हमारा इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है ना? तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे? 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5 और 21 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 7। तो HCF में क्या होता है, जो छांट लेते हैं, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तीनों में से 3 कॉमन है तो यही इसका HCF हो जाएगा। अब बात करेंगे हम LCM की। तो LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 तिया वो 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। यानी LCM जो है इनका 420 हो जाएगा। तो वो यही हमसे पूछ रहा था कि क्या करना है, इनको अभाज्य गुणनखंड करके इनके HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अगले सवाल की बात करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे 17, 23 और 29 जो संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे हम? डायरेक्टली इनको कर देंगे। 17 के जो मल्टीपल बनेंगे वो क्या बनेंगे? 17 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो 1 इंटू 17 ही होगा। ठीक है, 23 का क्या बनेगा?
23 का 1 इंटू 23 ही रहेगा। और इसी तरीके से 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका भी 1 इंटू 29 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या है इनमें कॉमन, क्या है इनमें सब में कॉमन क्या है, 1 है। तो 1 ही जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, वही इनका मासा होता है, अर्थात HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम LCM की। तो LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं इसमें, और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लेते हैं। तो यहाँ पे एक का क्या करेंगे हम, बाद बाकी जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 23 7 और 23 दूनी 46, 46 और 20 66, ये हो जाएगा इतना। अब 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 17 सत्ते 119 के 9 हासिल 11, 17 छिक्के 68, 68 और 11 89 हासिल 8, 17 छिक्के 102, 102 और 8 111, यानी कि ये हमारा LCM हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये हमारा LCM, इसका इस संख्या का LCM हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हम अगले सवाल की बात करेंगे। क्या है यहाँ पे 8, 9 और 25 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो 8 के फैक्टर करेंगे। ये बहुत नॉर्मल से सवाल हैं। जब हाईएस्ट वाले सवाल आएंगे, थोड़े अपर लेवल के सवाल आएंगे, उनको भी देखेंगे हम। तो 2 हम यहाँ पे जो आपको इस वीडियो में देंगे, एक लोअर क्लास से, यानी कि बहुत छोटे छोटे सवालों से लेके बड़े सवालों तक को भी इसी पे हल करेंगे, कि करके चलेंगे, क्रम से चलेंगे। ठीक है, और क्रम से सवालों को देखने के लिए, सवालों के हल देखने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें। ठीक है, तो क्या है 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। इसी तरीके से 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। और 25 का क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकन 5। अब देखेंगे यहाँ पे 8 का जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। और 3 का जो 9 का जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 गुणा 3 होंगे। और इसी तरीके से 25 का जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 5। क्या कॉमन कोई फैक्टर मिल रहा है इसमें, कोई फैक्टर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या है, तो इसका HCF जो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। जब किसी का कोई भी मल्टीपल नहीं मिलता है, कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसका मासा कितना हो जाता है, HCF 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 ही होता है लेकिन शून्य नहीं होगा, 1 होगा लेकिन शून्य नहीं होगा। तो LCM निकालेंगे इसका। तो LCM क्या होता है, सभी जो कॉमन होते हैं उनको भी लेते हैं, जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये इसका LCM हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 हाँ तिया 12 तिया 36, 360, 360 और पंजे, यानी कि 36 इंटू 5, 5 जीरो का 0, 5 छक्के 30 का 0 और 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि 1800 इसका LCM हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं सवाल, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब शेयर, और ये तो करना ही है आपको। ठीक है, हाँ। तो अब आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM पूरी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। क्या करना है, इस तरीके से ये प्रोसेस अपनाना है यहाँ पे, इस तरीके से ये प्रोसेस अपनाना है यहाँ पे, और इसी तरीके से ये प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का विशेष ध्यान रखें इसमें, और इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अगर गुणा हम ध्यानपूर्वक कर लेंगे तो सवाल भी हम अपना हल कर जाएंगे। ठीक है, अब आगे अगले सवालों की बात करते हैं। तो अगला सवाल जो है प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया है, 9। यानी कि 306 और 657 जो संख्याएं हैं इनका HCF कितना दिया है, 9 दिया है। और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। और हमें 306 और 657 जो संख्याएं दी हैं इनका LCM ज्ञात करना है। तो जो चीज़ें हमको यहाँ पे दी हैं, ज़रा हम उसको यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है कि पहली संख्या, यहाँ पे क्या क्या दिया है, पहली संख्या दी है हमको, क्या दी है, 306 दी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या दिया है कि पहली संख्या कितनी दी है हमको, 306 दी है। और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 657 दिया है। और क्या दिया है, HCF दिया है 306 और 657 का कितना दिया है, 9।
तो यहाँ पे HCF भी दिया है कितना 9। अब हमें निकालना क्या है LCM हमको यहाँ पे निकालना है। तो बहुत इजी सवाल है। अब ज़रा देखेंगे, हमने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या हमारी कितनी दी है 306, दूसरी संख्या कितनी दी है 657 बराबर HCF कितना दिया है 9 और गुणा LCM हमको निकालना है। तो ये 9 इस LCM के साथ गुणा में है, जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा LCM। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 का किसी एक संख्या में भाग लगा देंगे, 9 का हमने भाग लगा दिया इसमें, तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36। 9 का भाग जब इसमें 9 एकन 9 और 9 दिया 27 और 9 चौके 36। 34 का गुणा जब हम 657 में करेंगे तो वो हमारा LCM हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे LCM बराबर कितना हो जाएगा 657 इंटू 34। तो 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 के 2 और 4 छिंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 और 3 पंजे 15 और 2 17 के साथ हासिल 1, 3 छिक 18 और 1 19। ये हो जाएगा हमारा 8, 3, 7 और 6 13 के 3, 9 और 2 11 और 1 12, 22,338 22,338 इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे इस सवाल में पूछ रहा था वो क्या कि दो संख्याओं का जो मासा है वो इतना दिया है, तो उन दो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजीली आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी 6 की घात n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल थोड़ा समझने वाला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। यहाँ पे कोई संख्या है 6 की पावर n, हल करते हैं इस सवाल को। कोई संख्या 6 की पावर n है जहां हमें जांच करनी है, जहां n क्या है, जहां n जो है वो प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो करना क्या है हमको, ये n की वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं कि ये अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा n बराबर 1, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 यानी कि 6 रहा। बात समझ में आ रही है। n बराबर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यदि n बराबर, ठीक है, और यदि n बराबर 2 रखा हमने तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 अर्थात 6 छिक्के 36 हो जाएगा। और n बराबर 3 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है 6 की पावर 3, 6 छिक्के 36 छिक्के 216 हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर n बराबर 4 रखेंगे तो 6 की पावर 4, 6 छिक्का 36 छिक्का 216 और 6 छिंग 36 के 6 हासिल 3, 6 एकन 6 3 9 और 6 दूनी 12, तो ये 1296। इसी तरीके से n बराबर अगर हम 5 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है 6 की पावर 5 हो जाएगी और 6 छिंग 36 के 6 हासिल 3 और 6 निम 54 3 57 के 7 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 के 7 हासिल 1 और 6 एकन 6 और 1 7। तो इसी तरीके से क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर आगे हम इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाएं तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगा, नहीं। अर्थात यहाँ हम लिख देंगे अर्थात या अतः किसी संख्या या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये नॉर्मल सा आपका सवाल था और यही इसका आंसर है, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6 हमारी। अगला सवाल जो है वो प्रश्न संख्या 6 है। क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो एक से ज़्यादा पहाड़ों में आती हैं। सीधी बात याद रखें, एक से ज़्यादा पहाड़ों में आने वाली, टेबल्स में आने वाली जो संख्या होती है वही भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य कौन सी होती हैं? जो एक और खुद से विभाजित होती हैं। तो बात हम यहाँ पे इन सवालों की करेंगे, इनको हम प्रूव करेंगे क्यों भाज्य हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिख रहा है आपको 7 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा 13 नहीं धन 13। तो ये संख्याएं आपको दिख रही हैं, इनका हल हम अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये एक पूरी संख्या ये है और धन का निशान आ गया, तो दूसरी संख्या कौन सी है? ये है। तो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है? 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 हमने यहाँ से ले लिया कॉमन। ठीक है, 13 में से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ पे? तो 7 गुणा 11 और प्लस जब 13 यहाँ से कॉमन चला गया तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो 11 सत्ते 77 प्लस 1 इंटू 13, तो 13 77 और 1 कितना हो गया? 78 हो गया। 78 इंटू कितना हो जाएगा? 13, यानी 13 गुणा 78 हो गया। और 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 सत्ते 91 और 10 101। तो ये संख्या आपको दिख रहा है, पिछला अंक जो है वो 4 है और ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो जब ये विभाज्य संख्या है, अर्थात ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? यहाँ पे ये भाज्य संख्या है, अतः ये संख्या भी क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। इसीलिए ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये संख्या क्या है? इसका जो हल आ रहा है वो क्या है? वो विभाजित है, भाज्य संख्या है। यानी इस संख्या का हल जो है वो एक भाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है, अतः ये संख्या भी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से इस सवाल को भी देखेंगे तो क्या लिख रहा है यहाँ पे? 7, इसको अलग करते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये पूरी एक संख्या है और ये एक संख्या है। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है? ये 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 इनमें से दोनों में से कॉमन दिख रहा है, तो हमने ले लिया कॉमन, बाहर ले लिया 5। अब कितना बचा? तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 1। अब देखेंगे इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 7 छिंग 42। तो कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 7 छिक्के 42, 4 तिया 12, दूनी 24, 1 24 और प्लस 1। 24 और 42 का जब हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी 8, 6 4 10 का 0, 9 और 1 10 और 1 11, 1108 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 1108 धन 1। तो 1 जुड़ जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा? 5 गुणा 1109। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 निम में हो गए 45 और 5 एकन 5, 5 एकन 5। ये संख्या भी क्या है? 5 से विभाजित होगी या और किसी संख्या से भी ये विभाजित होगी, अर्थात ये संख्या कैसी प्राप्त हुई? हमें भाज्य संख्या प्राप्त हुई। जब ये संख्याएं भाज्य हैं तो ये वाली पूरी संख्या भी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से कि क्यों भाज्य हैं? क्योंकि इनका जो हल है, इनका जो आंसर आ रहा है, इनको हल करने पर जो प्राप्त हो रही है संख्या, वो भाज्य संख्या है। इसलिए ये संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, क्लियरली समझ में आया? चलो अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार मार्ग है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं। तो यहीं पे प्रश्न का उत्तर दे दिया इन्होंने, यहीं पे प्रश्न का उत्तर दे दिया इन्होंने। क्या उत्तर दे दिया? ये उत्तर दे दिया कि वे एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं का, यानी इन दोनों संख्याओं का जो लासा जो होगा, एलसीएम जो होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, वही इसका आंसर होगा। वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वह समय जो होगा, वो एलसीएम जो होगा इसका वही समय होगा जितने समय के बाद वो पुनः मिलेंगे। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो क्या है हल इसका, देखते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना था? 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना था? 12 मिनट। जब वो एक ही दिशा में चलते हैं, जब वे एक प्रारंभिक बिंदु से, जब वे एक प्रारंभिक बिंदु से एक ही दिशा में चलते हैं, अतः उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम ही वह समय होगा जब वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो उनका जो एलसीएम होगा वही वह संख्या होगी जितना, या वही वह समय होगा जिस पर वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो देखेंगे क्या है। तो क्या दे रहा है? 18 और 12 दोनों के फैक्टर करते हैं और एलसीएम निकाल देते हैं। डायरेक्ट निकालते हैं एलसीएम, डायरेक्ट निकालते हैं। चलो, तो 12 और 18 क्या हो जाएगा? फैक्टर करेंगे, 2 छक्के 12, 2 निम 18 और 2 तिया 6 और 9 के 9 उतार लिए, 3 एकन 3 और 3 तिया 9 और 1 हो गया ये। तो एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद एलसीएम जो निकल के आया है, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ इस सवाल के साथ आपकी जो एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.2 है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, एक एक सवाल हमने आपको कराया है और हमारी सभी वीडियोस में आपको मैथ का एक एक चैप्टर एक एक सवाल के साथ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी वीडियोस को आपको पता कैसे चलेगा, किस तरीके से आपको पता चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत वीडियो का पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि वीडियो आ गई है मैथ की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, हर प्रकार की वीडियो मिलेगी इस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ एक ही चैनल पे आपको मिलेगा।
और हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और अच्छी होने के साथ साथ आप बोर्ड परीक्षाओं में या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।